यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। मिस्टर गुप्ता से अपनी बातें खत्म करने के बाद अमन उनके ऑफिस से निकलकर सीधा स्टार रियल्टर्स आ गया था। वह निखिल वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करने के लिए सिद्धार्थ के केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने आरोही को और सिद्धार्थ के केबिन के अंदर एक फाइल लेकर जाते हुए देखा। उसे वहां देखकर अमन समझ गया कि आरोही को सिद्धार्थ ने बुलाया है। वह चुपचाप जाकर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। अंदर सिद्धार्थ जब आरोही के साथ बदतमीजी कर रहा था तो अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से इतना पागल हुए जा रहा था कि उसका मन कर रहा था वह दरवाजा खोलकर अंदर जाए और सिद्धार्थ का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे ये जानना था कि आरोही इसका जवाब कैसे देगी। आरोही का चाटा सिद्धार्थ के गाल पर लगते ही अमन के मुंह से अचानक निकला, वेल डन आरोही, वेल डन। इस जैसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया तुमने जो इसके गाल पर एक तमाचा रख दिया, वरना मैं इसका मुंह तोड़ देता। तभी उसने देखा कि आरोही बाहर आ रही है। वो नहीं चाहता था कि आरोही उसे वहां पर देखे, इसीलिए वो वहां से जल्दी से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गया। आरोही जब केबिन से बाहर आई तो वह दूसरी दिशा में मुड़ गई, जिस वजह से वह अमन को वहां पर नहीं देख पाई। अमन ने आरोही के वहां से जाने के बाद गुस्से से पागल हो रहे सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए खुद से ही कहा, आरोही, 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 तुम जैसी लड़कियां हर दूसरे दिन मेरे बिस्तर पर होती हैं। मैं तुम्हें प्यार से अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। यह कहते हुए उसकी आंखों में आरोही के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अमन ने उसे घूर कर देखा और वापस मुड़कर दूसरी तरफ चला गया। अमन ने एक खाली जगह पर जाकर किसी को फोन किया और बोला, हेलो निखिल, मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ विहान गोयल अमन से छीनी हुई लग्जरी कार लेकर कहीं जा रहा था। उसे उस कार को चलाने में बहुत मजा आ रहा था। मन ही मन वह अमन को सुनाते हुए बोल रहा था, अमन, तुम जैसे इंसान पर यह गाड़ी सूट भी नहीं करती है। अच्छा है जो तुमने इस गाड़ी को मुझे दे दिया, वरना इस गाड़ी की बेकार में ही बेइज्जती हो जाती। वह खुद ही बड़बड़ा रहा था। तभी उसके बगल में रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। उसने जब फोन देखा तो खुश होते हुए फोन उठाकर बोला, हेलो अदिति बेबी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। इनफैक्ट मैंने कई बार तुम्हें कॉल भी ट्राई किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। क्या हुआ? क्या तुम बिजी हो? बड़े स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरकर विहान ने यह बात अदिति से कही। अदिति ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, ओ उस टाइम मैंने फेस पैक लगाया हुआ था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। बड़े स्टाइल से अदिति ने उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विहान ने मुस्कुराकर कहा, ओह बेबी, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें किस लिए कॉल किया था ये तो पूछो। यह सुनकर अदिति ने बिना मन के कहा, अच्छा बोलो जल्दी, किस लिए फोन किया था तुमने? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। यह सुनकर विहान ने थोड़ा खुश होकर कहा, बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। यह सुनकर अदिति ने अपने लंबे नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश पर फूंक मारते हुए कहा, और ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास, जरा बताओगे मुझे? विहान ने खुश होकर कार चलाते हुए ही कहा, बेबी तुम घर पर ही हो ना, मैं 15 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूं, खुद ही आकर देख लो। इतना कहकर विहान ने फोन काट दिया। फोन के कटते ही अदिति ने फोन को घूर कर देखा और बोली, इसकी इतनी हिम्मत, और फिर अपने आप को रिलैक्स करते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तो ये क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। बड़े ही स्टाइल से बोल रहा था कि तुम्हें गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, देखती हूं ऐसा क्या गिफ्ट है जो मुझे इतना पसंद आने वाला है। ये कहते हुए अदिति मुंह बनाए जा रही थी। अदिति आहूजा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर आहूजा की इकलौती बेटी थी। आहूजा इंडस्ट्रीज इस समय काफी अच्छे से चल रही थी। शहर में उनका अच्छा नाम था। विहान अदिति का दोस्त था और कुछ ही दिनों पहले वह दोनों रिलेशनशिप में भी आए थे। अदिति को अपने लिए एक ऐसे पति की तलाश थी जो कि बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए, और इसलिए विहान उसके लिए परफेक्ट था। वहीं विहान को अदिति से शादी करते ही आहूजा इंडस्ट्रीज का साथ मिलने वाला था, जिससे वह अपने डूबते हुए बिजनेस को बचा सके। इन दोनों में ही प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं थी। दोनों ही अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ थे। विहान अदिति को इम्प्रेस करने के बहाने तलाशता रहता था। उसे याद था कि एक बार अदिति ने नई लग्जरी कार को देखकर आह भरते हुए कहा था
कि वह अगली बार अगर कार लेगी तो यही लग्जरी कार लेगी। यह सोचकर विहान आज उसे वही कार दिखाने के लिए जा रहा था। वो ये सोचते हुए जा रहा था कि अदिति यह कार देखते ही उससे शादी के लिए हाँ कर देगी और उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। विहान के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो खुशी से बिल्कुल पागल ही हुए जा रहा था। वहीं अमन ने अपनी कॉल खत्म की और वो मन ही मन कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन दोबारा बजा। उसने फोन पर नंबर देखा और फिर अपने कान पर फोन लगा लिया, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बॉस, विहान गोयल मिस अदिति आहूजा के घर पर जा रहे हैं। ये सुनकर अमन ने अपनी एक आईब्रो उठाई, लेकिन वह अभी भी अपने मुंह से कुछ बोला नहीं। तभी उस शख्स ने दोबारा कहा, बॉस, मुझे लगता है शो ऑफ करने के लिए मिस अदिति आहूजा के घर पर जा रहा है। यह सुनकर अमन के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अमन अपने हाथ में फोन को घुमाते हुए कुछ सोचने लगा और फिर वहां से वापस सिद्धार्थ के केबिन की तरफ चला गया। उसके केबिन में पहुंचने से पहले उसने कांच के दरवाजे से सिद्धार्थ को देखा, जो अपनी चेयर पर बैठे हुए एक मैगजीन को घूर घूर कर देखे जा रहा था। अमन को उसे देखते ही अभी थोड़ी देर पहले हुआ हादसा याद आया। उसने गौर से देखा तो सिद्धार्थ के चेहरे पर आरोही की उंगलियों के निशान अभी भी हल्के नजर आ रहे थे। यह देखकर अमन को सुकून मिला और वह दरवाजा खटखटाकर अंदर चला गया। सिद्धार्थ ने जब उसको देखा तो वो मन ही मन अमन को कोसते हुए बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो इसकी वजह से ही हुआ है। वो 2 टके की लड़की इसके लिए मुझ पर हाथ उठा गई। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यह सब सोचते हुए उसने अमन से कहा, बैठो अमन। अमन उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। दोनों ने कुछ देर तक उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें की और फिर अमन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ विहान ने एक फ्लावर शॉप से एक खूबसूरत सा बुके लिया और अदिति के घर के बाहर पहुंचा। उसने अदिति के घर के बिल्कुल सामने एक खाली जगह देखकर अपनी लग्जरी कार को खड़ा किया और गाड़ी से निकलकर एक हाथ में फूल लिए बड़े स्टाइल से गाड़ी से लत्तर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और हाथों में बुके लिए हुए ही अदिति के घर की तरफ देखते हुए उसने अपने फोन में उसका नंबर डायल कर दिया। अदिति, जिसने अभी अभी अपने फेस से फेस पैक रिमूव किया था और अपने आप को शीशे में निहार रही थी, उसका फोन अचानक बजा। उसने अपने फोन पर एक निगाह दौड़ाई तो उस पर विहान का फोन आ रहा था। विहान का फोन देखकर उसने मुंह बनाते हुए फोन उठाया और बोली, क्या हुआ विहान? विहान ने कहा, अरे यार, तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आ रहा हूं। अब जल्दी से अपने घर से बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं। यह सुनते ही अदिति खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे विहान उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसने थोड़ा गुस्से और चेतावनी वाले लहजे में विहान से कहा, विहान, तुम जानते हो ना, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर विहान ने जवाब देते हुए कहा, अरे डोंट वरी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं। यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूं, आकर खुद ही देख लो। यह सुनकर अदिति ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, याद रखना, अगर यह झूठ हुआ या फिर कोई मजाक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विहान ने हंसते हुए उस कार पर हाथ फेरा और बोला, डोंट वरी मेरी जान, मैं तुमसे झूठ बोलूं ऐसा हो नहीं सकता, तुम बाहर तो आओ। कहते हुए उसने एक बार फिर से अदिति को बाहर बुलाने की कोशिश की। अदिति ने कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूं। कहते हुए उसने फोन रख दिया। विहान, जो कार से लगकर खड़ा था, वह अदिति का इंतजार करते हुए इधर से उधर घूमने लगा। उसे ये 5 मिनट 5 सालों के बराबर लग रहे थे। वह अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कानों में तेज हॉर्न की आवाज पड़ी। उसने देखा कि उस सड़क पर जहां वो खड़ा था उस तरफ एक बड़ा सा ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। यह देखते ही वह थोड़ा डर गया। उसने देखा कि ट्रक अभी भी तेजी से उसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर विहान जल्दी से वहां से दूर चला गया। तभी एक तेज आवाज सबके कानों में पड़ी, बूम। विहान ने जब खुद को संभाल कर उस तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। एक झटके में ही लग्जरी कार पूरी तरह से एक खटारा भंगार में बदल चुकी थी। इतनी जोर की टक्कर थी कि कार जाकर सीधे दीवार से टकराई थी। विहान को कुछ पल तो यह समझने में लगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसने आंखें फाड़कर जब इस नजारे को अपनी आंखों से देखा तो जैसे उसकी जान सूखने लगी। कितना कुछ नहीं करना पड़ा उसे इस कार के लिए, और अब जब यह कार उसकी हो चुकी थी तो यह सब क्या हो गया। वो इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर जिसने ये एक्सीडेंट किया था वो अपने ट्रक से उतरकर बाहर आ रहा था। उसे देखते ही विहान का गुस्सा बढ़ गया। वह जल्दी से भागकर उस ट्रक ड्राइवर के पास आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, अबे तेरी इतनी हिम्मत,
कि तूने मेरी नई गाड़ी को भंगार बना दिया। अब इसका हर्जाना भर 5 लाख दे मुझे, नहीं तो 50 लाख दे। यह कहकर उसने ड्राइवर के कॉलर को पकड़कर उसे हिला दिया। ड्राइवर ने अपने हाथ से उसके हाथों को झटका और चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल है क्या? कब ठोका मैंने तेरी कार को? कोई प्रूफ है तेरे पास? कोई सबूत है? बता कि मैंने तेरी कार को अपने ट्रक से ठोका है। अब चल हट, बकवास मत कर। यह सुनकर विहान को एहसास हुआ कि सच में उसके पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। ड्राइवर उसके ऊपर हंसते हुए वहां से निकल गया। तभी विहान ने देखा अदिति अपने घर से निकलकर बाहर आ रही है। विहान होश में आया और उसने उस ट्रक को देखा जो कब का लग्जरी कार को टक्कर मारकर वहां से जा चुका था। उसे जाता देखकर विहान ने चीखते हुए कहा, अबे यह क्या कर दिया? मेरी लाखों की कार को तूने बर्बाद कर दिया। वह रोड पर खड़े होकर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। अदिति उसके पास पहुंच गई थी। उसने जब उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो वह गुस्सा होते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सड़क के बीचों बीच खड़े होकर ऐसे पागलों की तरह कौन चिल्लाता है? पहले से ही परेशान विहान ने जब अदिति की ये बातें सुनी तो वह उस पर भड़कते हुए बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें यहां बकवास करने के लिए नहीं बुलाया है। अदिति ने जैसे ही यह बात सुनी उसने खींचकर एक थप्पड़ विहान के गाल पर रसीद कर दिया और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। विहान के गाल पर जैसे ही चाटा पड़ा उसे होश आया कि वो क्या बोल गया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि अदिति को नाराज करना इस समय उसे कितना भारी पड़ सकता है। वह जल्दी से जाती हुई अदिति के पास गया और बोला, बेबी आई एम सॉरी, मैं इस समय बहुत परेशान हूं, इसीलिए मेरे मुंह से गुस्से में गलती से निकल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी अदिति मुड़ी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या गुस्से से निकल गया? उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर विहान ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, बेबी प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, सॉरी। विहान लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर आ गया था, लेकिन अदिति का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विहान ने अपनी सफाई देते हुए कहा, बेबी उस कार को देखो, वह लग्जरी कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी और अभी एक ट्रक आकर उसे कुचल कर चला गया। तुम बताओ, मैंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से वह कार ली थी और 1 सेकंड में ही किसी ने उसे खत्म कर दिया। मुझे बस इस बात पर गुस्सा आ गया था, लेकिन मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए विहान लगभग अपने घुटनों पर आ गया था। यह सुनकर अदिति ने एक नजर उसे देखा और फिर पीछे टूटी पड़ी लग्जरी कार को देखा और फिर विहान को देखकर बोली, इट्स ओके। इतना कहकर वो वापस अपने घर के अंदर चली गई। विहान ने एक लंबी सांस ली और वह भी पीछे की तरफ उस कार के पास चला गया। उसने जब उस कार की हालत देखी तो उसे दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कार तो इस समय भंगार में बदल चुकी थी। वहीं ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे हुए अमन ने जब विहान को गिड़गिड़ाते हुए देखा तो वह अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। अमन अपने फोन में बैठा विहान को अदिति के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर अपने मन ही मन खुश हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर उस वीडियो को बंद कर उसने किसी को फोन करते हुए कहा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कर दो। इसने मेरी वाइफ को बेइज्जत करके घर से निकाला था, मैं इसे पूरी दुनिया में बेइज्जत कर देना चाहता हूं। यह सुनकर दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ओके बॉस, और फोन कट गया। अमन मुस्कुराया और उसने अपना फोन जेब में रख लिया। वहीं आरोही अपने केबिन में बैठी अभी भी आज जो कुछ सिद्धार्थ के केबिन में हुआ उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। काफी चाहने के बाद भी उसका ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसने मन ही मन सिद्धार्थ को कोसते हुए कहा, इस जैसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए, पता नहीं भगवान ऐसे लोगों को बनाता ही क्यों है। वो ये सब सोच ही रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे इस कंपनी में काम कैसे करेगी। उसने खुद से ही बातें करते हुए कहा, आज तो मैंने उसे चांटा मारकर रफा दफा कर दिया, लेकिन इस बात का अंदाजा तो मुझे है कि आज के बाद वो मेरा जीना इस कंपनी में मुश्किल करने वाला है। वह मुझे अब किसी भी कीमत पर इस कंपनी में इतनी आसानी से तो नहीं रहने देगा। अब मुझे कुछ भी करके अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। लेकिन कैसे? मैं कैसे दूसरी जॉब ढूंढूं? इतनी मुश्किल से जाकर 3 सालों में मुझे इस कंपनी में ये पोजीशन मिली है और अब उस सिद्धार्थ जैसे आदमियों की वजह से मुझे अपनी इतनी सालों की मेहनत छोड़नी पड़ेगी। ये सब सोचते हुए उसने अपने सर को झटका और लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। तभी उसे एक मेल आया। आरोही ने जैसे ही अपना मेल बॉक्स खोलकर देखा, ये मेल उसे एक जॉब ऑफर था। यह देखते ही आरोही का मन उछलने लगा। उसने जल्दी से उस पर क्लिक किया और जो उसने देखा उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सामने उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर उसे शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर में मशहूर शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से मेल आया था,
जिसमें उसे एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रखने के लिए जॉब इंटरव्यू का मेल आया था। यह देखते ही आरोही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने देखा कि इंटरव्यू का टाइम कल है। वह किसी भी कीमत पर इस इंटरव्यू को क्लियर करना चाहती थी। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई, क्योंकि वह जितना जल्दी हो सके सिद्धार्थ को यह बता देना चाहती थी कि वो उसकी इस नौकरी को लात मारती है। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर अपनी चेयर पर वापस बैठ गई। वह जानती थी कि अगर वह इस इंटरव्यू में पास नहीं हुई तो उसे न चाहते हुए भी उसकी कंपनी में ही जॉब करनी पड़ेगी। यह सब सोचकर उसने अपनी एक्साइटमेंट को मन ही मन में दबा लिया। धीरे धीरे दिन ढल गया। दिल्ली के शोरगुल से दूर, दिल्ली के थोड़ा सा बाहरी इलाके में अमन शांति से एक पहाड़ी पर बैठा था। उसने अपने पैरों को पहाड़ी से नीचे लटकाया हुआ था। इस समय वह बहुत ध्यान से ढलते हुए सूरज को देख रहा था। ढलते हुए सूरज से उसके चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। शायद जो कुछ भी आज आरोही के साथ दिन में हुआ, शायद अमन को वो परेशान कर रहा था। अमन आरोही को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन न जाने कैसे इन 3 सालों में इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को कहीं पीछे ही छोड़ आए थे दोनों। अमन अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस करते ही अमन ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो निखिल वहां पर खड़ा था। निखिल को देखकर उसे याद आया कि वो वहां पर निखिल से ही तो मिलने आया था। निखिल के हाथ में 2 मग थे। उनमें से एक मग निखिल ने अमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी। अमन ने भी निखिल के हाथ से वह कप ले लिया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। निखिल सीधा अपने ऑफिस से यहां पर आया था। उसने अभी भी 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और अपनी शर्ट की बाजुओं को मोड़कर ऊपर कर अमन के पास उसकी तरह ही पहाड़ी से पैर नीचे लटकाए बैठ गया। दोनों ढलते हुए सूरज को देखे जा रहे थे। निखिल अमन के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। तभी अमन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, निखिल, तुमने वो किया जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था। यह सुनकर निखिल ने सूरज से अपनी नजरें हटाई और अमन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है और जहां तक मैं जानता हूं उसने तुम्हारा काम कर भी दिया होगा अभी तक। ये सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। निखिल ने अमन की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, अमन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? अमन ने बिना उसकी तरफ देखे बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। निखिल ने उससे सवाल करते हुए कहा, जिस लड़की को तुमने मेरी कंपनी में काम करने के लिए मेल भिजवाया है वो है कौन? क्या वह तुम्हारी कोई खास है? ये सुनकर अमन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ, बहुत खास है। बस इतना समझ लो कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, सिर्फ उसी की वजह से और सिर्फ उसी के लिए ही हूं। मेरी जिंदगी उसी से शुरू और उसी पर खत्म होती है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी परेशानी हो। इसीलिए मैं उसे तुम्हारे अंडर काम करते हुए देखना चाहता हूं। यह सुनकर निखिल, जो अभी तक अमन के चेहरे पर आते हुए भावों को देखे जा रहा था, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुमने उसका इंटरव्यू लेने के लिए क्यों कहा? अगर तुम किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसमें जरूर काबिलियत होगी। फिर ये इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? अमन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसके 2 रीजन है। पहला तो ये कि मेरा इसमें कोई हाथ है, ये उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरा ये कि उसे ये जॉब उसकी काबिलियत से मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि बिना इंटरव्यू के उसे जॉब पर रखने से कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज उसे बुली करें। मैं जानता हूं कि वो इसके काबिल है, लेकिन उस सिद्धार्थ ने उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा यह काम कर दो, लेकिन तुम उसे उसकी काबिलियत से ही जॉब पर रखोगे। उसकी बात सुनकर निखिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही शांत बैठे रहे। अमन ने निखिल की चुप्पी को भांपते हुए कहा, निखिल, क्या बात है? निखिल ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा तो इस बार अमन भी उसकी आंखों में देख रहा था। निखिल ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए यहां पर चुप बैठा हूं। यह सुनकर अमन मुस्कुराया और बोला, मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के लिए हम बिछड़ गए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो। उसकी बात सुनकर निखिल मुस्कुरा दिया। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, अभी वह मेरे पास नहीं है। जब होगी तब तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। सच बताऊं तो अभी तो मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर वो है कौन और कहां है। यह सुनकर अमन ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, तो पहली नजर में ही मिस्टर धवन अपना दिल हार बैठे हैं। यह सुनकर निखिल हंसने लगा और वहीं अमन भी हंसने लगा। दोनों दोस्तों के बीच अब हंसी मजाक चालू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आज के चाटे को भूल नहीं पा रहा था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन करते हुए कहा, हेलो।
सिद्धार्थ मल्होत्रा बोल रहा हूं। मैं एक लड़की की फोटो भेज रहा हूं। मुझे किसी भी कीमत पर चाहे जो करो, यह लड़की आज रात मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया और अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। मैं तुम्हारा घमंड आज हमेशा के लिए चूर चूर कर दूंगा। आरोही ऑफिस से घर आ चुकी थी और वहीं अमन भी निखिल से बातें करने के बाद लौट आया था। आरोही जब से घर वापस आई थी वो कुछ खोई खोई सी थी। इस बात को अदिति और अमन दोनों नोटिस कर रहे थे। अदिति ने आरोही से पूछा, शिप्रा क्या हुआ, क्या ऑफिस में सब ठीक है? अदिति का यह सवाल सुनकर आरोही की नजर अनजाने में ही अमन पर चली गई। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वो बस ऐसे ही ऑफिस में काम ज्यादा है आजकल, मैं थोड़ा थक गई हूं बस। ये कहते हुए आरोही सोफे से उठकर अदिति के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मैं आई अभी। इतना बोलकर वो चली गई। अमन आरोही को वहां से जाते हुए देखकर मन ही मन बोला, मैं जानता हूं आरोही, तुम अदिति के सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं समझता हूं कि तुम आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर परेशानी का हल अब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें कभी भी मैं अकेला नहीं रहने दूंगा। जो पिछले 3 सालों से मैं नहीं कर पाया, अब वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मन ही मन ये कहते हुए अमन अब भी उसी दिशा में देखे जा रहा था जहां थोड़ी देर पहले आरोही गई थी। गई वो। अमन के कानों में जैसे ही अदिति की आवाज पड़ी वो अपने होश में वापस आया। उसने हड़बड़ाते हुए अदिति की तरफ देखा जो उसे आंखें छोटी करके घूर रही थी। अमन ने बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए बस अपनी गर्दन झुका ली। उसे देखकर अदिति ने कहा, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो? ये सुनकर भी अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने फोन में लगा रहा। उसे ऐसे देखकर अदिति अपने गाल पर अपना हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ अब तक आरोही ने 3 साल बिताए कैसे होंगे। ये सुनकर अमन वहां से मुड़कर जाते हुए बोला, मैं खाने की तैयारी कर लेता हूं। ये सुनकर अदिति ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। सोफे पर बैठे हुए अदिति मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, कैसा रिश्ता है इन दोनों का। कहने को तो ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन पूरे 24 घंटे में मैंने तो इन्हें एक बार भी एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? खुद में ही बड़बड़ाते हुए अदिति इस सोच में ही थी कि तभी उसके पास आरोही आकर बैठ गई। अदिति ने उसकी तरफ देखा। जो चमक आरोही के चेहरे पर हमेशा रहा करती थी, अचानक से वो चमक कहीं गुम सी हो गई थी। उसे ऐसा देखकर अदिति ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, आरोही क्या हुआ तुम्हें? मैं देख रही हूं जब से तुम यहां आई हो तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। क्या तुम्हें मेरे घर आकर अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरा छोटा सा घर तुम्हें पसंद नहीं आया? यह कहते हुए अदिति ने मुंह बनाया। उसे मुंह बनाते देखकर आरोही अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, ऑफिस में बहुत काम है आजकल, बस उससे ही मैं थोड़ा थक जाती हूं। यह सुनकर अदिति ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और अमन और तुम्हारे बीच सब कैसा चल रहा है? उसकी बात सुनकर आरोही ने उससे नजर चुराते हुए कहा, हम दोनों के बीच क्या चलेगा, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही अदिति मुस्कुराई और उसने अपना हाथ आरोही के हाथ में रखते हुए कहा, माना कि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रिश्तों को नहीं समझती। मैंने तुम्हें और अमन को जब से तुम यहां आई हो तब से एक बार भी बात करते हुए नहीं देखा। जरा बताओ कौन से ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते? थोड़ी देर रुककर अदिति दोबारा बोली, क्या तुम्हारे बीच में कोई परेशानी की बात है, या फिर तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? यह सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, अदिति तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं है, बस ऐसे ही आजकल बातचीत कम होती है। उसकी बात पर अदिति ने कहा, वैसे तो किसी भी 2 जनों के बीच में तीसरे का बोलना सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वक्त रहते अपने रिश्ते को ठीक कर लो। कहीं ये दूरियां इतनी न बढ़ जाएं कि तुम दोनों के बीच की ये दूरियां चाहकर भी भरी ना जा सके और कोई तीसरा ही तुम दोनों के बीच आकर इसका फायदा उठाए। उसकी यह बात सुनकर आरोही एक बार फिर से अपनी ही सोच में गुम हो गई। वो मन ही मन बोली, ये दूरियां तो हमारे बीच पिछले 3 सालों से है। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों एक दूसरे को चाहने के बाद भी हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। नहीं हमारे बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है और न ही कोई बातचीत। हम दोनों एक ही रेल की पटरी के वो 2 सिरे बन चुके हैं, जो साथ तो हैं लेकिन पास नहीं, और शायद हम कभी एक हो भी नहीं पाएंगे। ये सोचते हुए आरोही का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। अदिति ने जब उसे सोच में गुम देखा तो वो उसे हिलाते हुए बोली, अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। चलो छोड़ो और बताओ क्या सोचा है आगे तुमने?
उसकी बात सुनकर आरोही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले ही अदिति ने कहा, देखो, मुझे तुम्हारे यहां रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को जरूर हो सकती है, आरोही को छेड़ते हुए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो सो रही हो। उसने ये कहा ही था कि अमन जो तभी वहां से गुजर रहा था, उसने यह बात सुन ली और बोला, नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर आरोही मेरे साथ सोती है तो मुझे बेड से नीचे सोना पड़ता है, इसलिए ये अच्छा ही है। इतना कहकर वह ब्यां ब्यारे बीच में ही रुक गया। उसे अब जाकर याद आया कि उसने अचानक से यह क्या बोल दिया था। वहीं आरोही ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और अदिति तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी हंसी उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आरोही ने गुस्से से सोफे पर से कुशन उठाया और अमन की तरफ फेंक कर मारते हुए बोली, तुम्हें मैं अभी बताती हूं, तुम कहना क्या चाहते हो अमन। अमन ने अनजाने में जो भी बातें कहीं, उन बातों को बोलकर अब वो पछता रहा था। उसने आरोही के फेंके कुशन को कैच करते हुए कहा, वो मेरा मतलब वो नहीं था। अदिति हंसते हुए पैर पटक पटक कर सोफे पर लोटपोट हुए जा रही थी। उसने जब आरोही को खुद को घूरते हुए देखा तो वह खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, माफ करना। फिर से हंसते हुए बोली, अरे यार अमन, ये क्या फनी जोक सुनाया है तुमने। ये पहला पति है जो अपनी बीवी के अपने कमरे में सोने की वजह से बेड से नीचे सोता है। हाँ हाँ हाँ, क्या हो यार तुम दोनों, सच में पागल हो। आज तक मैंने ऐसा जोक नहीं सुना। अमन, मुझे नहीं पता था तुम इतने मजाकिया हो। बेचारे अमन ने अदिति की बात सुनकर अपना सर झुका लिया और वहीं आरोही अमन को घूरने लगी। आरोही को खुद को घूरते हुए देखकर अमन जल्दी से वापस किचन की तरफ चला गया। आरोही के उसे घूरने से वो ये भी भूल गया कि वो किचन से बाहर कुछ लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने सामने रखी बोतल से गिलास में शराब डालते हुए सामने बैठे शख्स से बोला, विवेक, मुझे कुछ भी करके वह लड़की चाहिए, कुछ भी करो। मैंने तुमसे कहा था कि वह लड़की आज रात मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए, लेकिन तुम तो खुद मेरे घर चले आए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का। सिद्धार्थ का सवाल सुनकर सामने बैठे मैनेजर विवेक ने उसके हाथ से बोतल लेते हुए टेबल पर रखी और शराब से भरा गिलास आगे बढ़ाकर कहा, सर, आपने कोई गाजर मूढ़ी नहीं मांगी है जो आपने कहा कि आज रात आप डिनर में खाएंगे और मैं आपके सामने वो पेश कर दूं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो विवेक ने अपनी बात बदल दी और बोला, सर, आप तो जानते ही हैं कि हर स्वादिष्ट डिश को तैयार होने में देर लगती है। उसे पहले धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है। जितना धीरे वो पकती है उतनी ही स्वादिष्ट फिर बाद में लगती है। तो फिर आरोही जैसी टेस्टी डिश को पाने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़े गिलास की शराब को एक बार में ही खत्म कर दिया और खाली गिलास को टेबल पर गुस्से से पटकते हुए बोला, इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार करूं। अरे 3 महीने से उसके उस बेवकूफ पति को मैं मुफ्त की तनख्वाह दिए जा रहा हूं, लेकिन वो लड़की है कि समझती ही नहीं। और आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने मेरे एहसानों के बदले मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। उसने अपना हाथ मुझ पर उठाकर आज सही नहीं किया। मैं तो उसे प्यार से अपना बनाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को इज्जत रास नहीं आई, कुछ ज्यादा ही समझने लगी है वो अपने आप को। उसे मैं बताता हूं कि उसकी असली औकात क्या है। यह सुनकर विवेक ने सिद्धार्थ के खाली गिलास में शराब डालते हुए कहा, सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मैं किसी को जानता हूं जो इस काम में माहिर है। आप फिक्र मत कीजिए, उसे जल्दी ही आपके बिस्तर तक लाना अब मेरा काम है, बस इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा। इतना कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिद्धार्थ ने गिलास हाथ में लिया और बोला, पैसों की चिंता मत करो, बस तुम काम पर ध्यान दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर विवेक मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो सर, अभी मैं चलता हूं। सिद्धार्थ ने हाँ कहा और नोटों का एक बंडल उसकी तरफ उछालते हुए बोला, ये लोग कम पड़े तो और ले लेना, लेकिन जल्दी से जल्दी उस घमंडी लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। बहुत अकड़ है ना उसमें। मैं बताऊंगा उसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा पर हाथ उठाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। विवेक ने नोटों के बंडल को कैच किया और नोटों की महक अपने अंदर भरते हुए बोला, हम क्यों नहीं सर, आप तो बस देखते जाइए अब इन नोटों का कमाल। ये कहते हुए वो मक्कारी से मुस्कुराया और वहां से निकल गया। सिद्धार्थ मन ही मन आरोही को याद करने लगा। उसे अब किसी भी कीमत पर आरोही को पाना था। आरोही के लिए उसकी भूख साफ उसकी आंखों में नजर आ रही थी। अदिति, अमन और आरोही एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। खाना खाते समय टेबल पर एक अजीब सी शांति थी। अदिति की एक नजर अमन और दूसरी नजर आरोही पर बार बार रुक रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इन दोनों के बीच रिश्ता इतना अजीब क्यों है। वह जहां तक आरोही के बारे में जानती थी, उसे याद था कि आरोही और अमन की शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी।
ये उन दोनों की मर्जी से हुई लव मैरिज थी। वो मन ही मन सोचने लगी, कैसे इन दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गईं, ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच जो एक साथ होते हुए भी वह दोनों आज मीलों के फासले पर हैं। इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक कर अदिति खाना खाने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके कुछ भी सोचने से कुछ भी सही तो होने वाला नहीं है। वही अमन खाना मुंह में रखते हुए बार बार अपनी चोर निगाहों से आरोही को देख रहा था। वो जानना चाहता था कि आज आरोही का मूड जो सिद्धार्थ की वजह से खराब हो गया था वह इस समय कैसा है, लेकिन आरोही को बिना इस बात का पता लगे कि जो कुछ आज सिद्धार्थ के केबिन में हुआ वो सब उसने देखा था। अमन जानना चाहता था कि आरोही कैसी है, लेकिन न जाने क्यों वो उससे चाहकर भी पूछ नहीं पा रहा था। वहीं आरोही की नजर जब अमन पर गई तो वो अपनी ही सोच में गुम था। उसे देखते हुए आरोही ने मन ही मन कहा, अमन बहुत कुछ कहना है तुमसे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ क्यों नहीं हो। आज दिल न जाने क्यों खुद को अकेला महसूस कर रहा है। मैं आज तुम्हारा साथ चाहती हूं। मन ही मन दोनों अपनी ही उलझन में गुम थे। तीनों ने खाना खत्म किया। आरोही अदिति के साथ उसके कमरे में चली गई। वहीं अमन भी अपना काम खत्म करने के बाद गेस्ट रूम में आ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो गेस्ट रूम की खिड़की पर जाकर आसमान को देखने लगा। आसमान में आज चाँद नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन मौसम जैसे खुद में ही आज उदास सा था, या यूं कहें कि अमन का मन उदास था। वहीं आरोही को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी अदिति के कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर गेस्ट रूम की खिड़की पर खड़े अमन पर गई। उसी पल अमन की नजर भी आरोही पर गई। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वो एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उन दोनों का ध्यान टूटा तो दोनों ही अपनी नजरों को चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह पूरी रात न सोने की वजह से आरोही की आंख आज देर से खुली। वह जल्दी जल्दी तैयार होते हुए खुद से ही बोली, ओ नो, मैं तो लेट हो गई, मुझे तो आज इंटरव्यू के लिए जाना था। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुए जा रही थी। अदिति भी तैयार हो चुकी थी। उसने आरोही को इतना जल्दी में तैयार होते देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, अभी तो ऑफिस जाने में टाइम है ना। यह सुनकर आरोही ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। अदिति ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, चलो ठीक है, मैं भी बाहर ही जा रही हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आरोही ने जल्दी जल्दी में सुनकर हाँ कर दिया। अदिति और आरोही एक साथ घर से निकल गए। अमन जो आरोही को जाते हुए देख रहा था वह मन ही मन बोला, जाओ आरोही, मुझे यकीन है कि तुम इंटरव्यू क्लियर कर लोगी, बेस्ट ऑफ लक। खुद में ही यह कहते हुए अमन मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी से कहा, हाँ वो आ रही है, नजर रखो उस पर। इतना कहकर अमन ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ आरोही जब शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस पहुंची तो वो उस कंपनी का इंटीरियर देखकर ही हैरान रह गई थी। ये ऑफिस कम और कोई घूमने की जगह ज्यादा लग रही थी। पूरी की पूरी शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर 30 मंजिल की एक बड़ी इमारत थी। वैसे तो आरोही कई सालों से जॉब कर रही थी, लेकिन आज तक वह कभी भी इतनी बड़ी कंपनी में नहीं आई थी। कंपनी में हर चीज देखकर उसकी आंखें और भी बड़ी होती जा रही थीं। वो जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंची वहां बैठी लड़की ने उससे बड़े पोलाइट होकर पूछा, यस मैम। आरोही ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया लेटर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम आरोही, मुझे आज यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं। यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैम, मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। कुछ देर चेक करने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने एक स्टाफ को बुलाया और उसे आरोही के साथ भेज दिया। थोड़ी ही देर में आरोही सीधे वहां पहुंच गई जहां पर इंटरव्यू हो रहा था। उसके साथ वहां पर और भी कई कैंडिडेट्स थे। उन्हें देखकर आरोही का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने मन ही मन एक बार अमन को याद किया। आज न जाने क्यों अमन को याद करते ही उसकी खोई हुई सारी शक्ति वापस आ गई थी। अपनी आंखों को बंद किए एक बार फिर से वो अपनी बीती जिंदगी की यादों के समुंदर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान वहां आसपास हो रही आवाज से टूटा। वो अपनी सोच से बाहर आई। उसने देखा तो कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने उस आवाज की तरफ अपना ध्यान किया तो एक लड़का उसे अंदर जाने के लिए बोल रहा था। आरोही जल्दी से अपनी जगह से उठी और इंटरव्यू रूम में चली गई। करीबन आधे घंटे के बाद आरोही कंपनी से बाहर आई। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट आने में अभी टाइम था। इसीलिए आरोही वापस से अपनी पुरानी जॉब यानी स्टार रियल्टर्स कंपनी के ऑफिस चली गई। वो जब ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि अमन पहले से ही ऑफिस आ चुका था। अमन को देखकर उसे लगा कि अमन उससे पूछेगा कि वो इतनी सुबह घर से निकली थी लेकिन अभी ऑफिस आ रही है। अदिति, अमन और आरोही एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। खाना खाते समय टेबल पर एक अजीब सी शांति थी।
अदिति की एक नज़र अमन और दूसरी नज़र आरोही पर बार बार रुक रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इन दोनों के बीच रिश्ता इतना अजीब क्यों है। वह जहां तक आरोही के बारे में जानती थी, उसे याद था कि आरोही और अमन की शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, ये उन दोनों की मर्जी से हुई लव मैरिज थी। वो मन ही मन सोचने लगी, कैसे इन दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गईं, ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच जो एक साथ होते हुए भी वह दोनों आज मीलों के फासले पर हैं। इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक कर अदिति खाना खाने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके कुछ भी सोचने से कुछ भी सही तो होने वाला नहीं है। वही अमन खाना मुंह में रखते हुए बार बार अपनी चोर निगाहों से आरोही को देख रहा था। वो जानना चाहता था कि आज आरोही का मूड जो सिद्धार्थ की वजह से खराब हो गया था, वह इस समय कैसा है। लेकिन आरोही को बिना इस बात का पता लगे कि जो कुछ आज सिद्धार्थ के केबिन में हुआ वो सब उसने देखा था। अमन जानना चाहता था कि आरोही कैसी है, लेकिन न जाने क्यों वो उससे चाहकर भी पूछ नहीं पा रहा था। वहीं आरोही की नजर जब अमन पर गई तो वो अपनी ही सोच में गुम था। उसे देखते हुए आरोही ने मन ही मन कहा, अमन, बहुत कुछ कहना है तुमसे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ क्यों नहीं हो। आज दिल न जाने क्यों खुद को अकेला महसूस कर रहा है। मैं आज तुम्हारा साथ चाहती हूं। मन ही मन दोनों अपनी ही उलझन में गुम थे। तीनों ने खाना खत्म किया। आरोही अदिति के साथ उसके कमरे में चली गई। वहीं अमन भी अपना काम खत्म करने के बाद गेस्ट रूम में आ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो गेस्ट रूम की खिड़की पर जाकर आसमान को देखने लगा। आसमान में आज चांद नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन मौसम जैसे खुद में ही आज उदास सा था, या यूं कहें कि अमन का मन उदास था। वहीं आरोही को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी अदिति के कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर गेस्ट रूम की खिड़की पर खड़े अमन पर गई। उसी पल अमन की नजर भी आरोही पर गई। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वो एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उन दोनों का ध्यान टूटा तो दोनों ही अपनी नजरों को चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह पूरी रात न सोने की वजह से आरोही की आंख आज देर से खुली। वह जल्दी जल्दी तैयार होते हुए खुद से ही बोली, ओ नो, मैं तो लेट हो गई, मुझे तो आज इंटरव्यू के लिए जाना था। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुए जा रही थी। अदिति भी तैयार हो चुकी थी। उसने आरोही को इतना जल्दी में तैयार होते देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, अभी तो ऑफिस जाने में टाइम है ना। यह सुनकर आरोही ने अपना बैग पैक करते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। अदिति ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, चलो ठीक है, मैं भी बाहर ही जा रही हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आरोही ने जल्दी जल्दी में सुनकर हाँ कर दिया। अदिति और आरोही एक साथ घर से निकल गए। अमन जो आरोही को जाते हुए देख रहा था, वह मन ही मन बोला, जाओ आरोही, मुझे यकीन है कि तुम इंटरव्यू क्लियर कर लोगी, बेस्ट ऑफ लक। खुद में ही यह कहते हुए अमन मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी से कहा, हाँ वो आ रही है, नजर रखो उस पर। इतना कहकर अमन ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ आरोही जब शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस पहुंची तो वो उस कंपनी का इंटीरियर देखकर ही हैरान रह गई थी। ये ऑफिस कम और कोई घूमने की जगह ज्यादा लग रही थी। पूरी की पूरी शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर 30 मंजिल की एक बड़ी इमारत थी। वैसे तो आरोही कई सालों से जॉब कर रही थी, लेकिन आज तक वह कभी भी इतनी बड़ी कंपनी में नहीं आई थी। कंपनी में हर चीज देखकर उसकी आंखें और भी बड़ी होती जा रही थीं। वो जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंची वहां बैठी लड़की ने उससे बड़े पोलाइट होकर पूछा, यस मैम। आरोही ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया लेटर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम आरोही, मुझे आज यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं। यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैम, मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। कुछ देर चेक करने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने एक स्टाफ को बुलाया और उसे आरोही के साथ भेज दिया। थोड़ी ही देर में आरोही सीधे वहां पहुंच गई जहां पर इंटरव्यू हो रहा था। उसके साथ वहां पर और भी कई कैंडिडेट्स थे। उन्हें देखकर आरोही का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने मन ही मन एक बार अमन को याद किया। आज न जाने क्यों अमन को याद करते ही उसकी खोई हुई सारी शक्ति वापस आ गई थी। अपनी आंखों को बंद किए एक बार फिर से वो अपनी बीती जिंदगी की यादों के समुंदर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान वहां आसपास हो रही आवाज से टूटा। वो अपनी सोच से बाहर आई। उसने देखा तो कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने उस आवाज की तरफ अपना ध्यान किया तो एक लड़का उसे अंदर जाने के लिए बोल रहा था। आरोही जल्दी से अपनी जगह से उठी और इंटरव्यू रूम में चली गई। करीबन आधे घंटे के बाद आरोही कंपनी से बाहर आई। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट आने में अभी टाइम था। इसीलिए आरोही वापस से अपनी पुरानी जॉब यानी स्टार रियल्टर्स कंपनी के ऑफिस चली गई। वो जब ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि अमन पहले से ही ऑफिस आ चुका था। अमन को
देखकर उसे लगा कि अमन उससे पूछेगा कि वो इतनी सुबह घर से निकली थी लेकिन अभी ऑफिस आ रही है। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल उलट अमन ने उसे एक नजर देखा और फिर अपनी नजरें अपने काम पर दोबारा कर लीं। आरोही ने मन ही मन कहा, अब तो तुम्हें मेरे कहीं आने और जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तुम्हें मेरे अपनी जिंदगी में होने से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। यह सोचकर आरोही मन ही मन उदास हो गई। वो चुपचाप अपने केबिन की तरफ चली गई। केबिन में पहुंचकर आरोही ने देखा कि उसके टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर आरोही को कुछ समझ नहीं आया। उसने उन फाइलों को देखना शुरू ही किया था कि तभी उसके एक साथी ने आकर कहा, यार तुझे पता है, पता नहीं आज सिद्धार्थ को क्या हो गया है। उसने कंपनी में सभी का काम लेकर तेरे केबिन में भिजवा दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है सिद्धार्थ दिन पर दिन पागल होता जा रहा है। यह सुनकर आरोही ने एक गहरी सांस ली। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि सिद्धार्थ क्या करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम 20 फाइलें उसके टेबल पर रखी हुई थीं। उन्हें देखते ही आरोही मन ही मन मुरमुराई, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने लैपटॉप में कुछ करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अमन आरोही की तस्वीर अपने फोन में देखते हुए मन ही मन बोला, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हारे परेशान होने से पहले ही तुम्हें मिल जाएगा। सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा आरोही को परेशान करने के नए नए बहाने सोच रहा था। तभी उसने देखा कि आरोही उसके दरवाजे का ग्लास डोर नॉक कर रही थी। उसने आरोही को इशारा करते हुए अंदर बुलाया। आरोही ने उसे हमेशा की तरह ही ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर। सिद्धार्थ ने एक नजर उसे देखा और फिर खुद को बिजी दिखाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था? सिद्धार्थ की बात सुनकर आरोही ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, मुझे एक काम था आपसे। ये कहते हुए उसने एक लेटर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। उस लेटर को देखकर सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या है इसमें? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आरोही ने बिना किसी भाव के कहा, सर इसमें मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। यह सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे लगा नहीं था कि इतनी परेशानियों के बावजूद आरोही उसकी नौकरी छोड़ देगी। उसे तो यह लगा था कि आरोही इस समय इतनी मजबूर है कि कुछ भी चाहे क्यों ना हो जाए, वो ये नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरोही के थोड़ा सा करीब आते हुए बोला, ओहो, तो तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तो जानूं कि तुम इसके बाद करोगी क्या। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति ने एक बार कुछ फ्लैट क्या बेच दिए, तुम्हें अब पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा पति अब तुम्हें बिठा कर खिलाएगा? ये कहते हुए वो हंसने लगा। थोड़ी देर बाद खुद को शांत कर फिर से बोला, याद रखो, वो एक बार सिर्फ उसका तुक्का था, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा बॉस होने के नाते मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं, यह बेवकूफ़ी करने की मत सोचो, और अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम मेरी। आरोही ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा होगा, वरना मुझे ऐसे भी इस कंपनी को छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका एटीट्यूड देखकर सिद्धार्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं और वो आरोही के थोड़ा और करीब आते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी जैसी लड़कियां हर रात मेरे बिस्तर पर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा और कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें अपनी पोजीशन पसंद नहीं आ रही, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन देता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें। ये कहते हुए उसने एक बार फिर आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और उसके गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे छूने लगा। आरोही को उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने कदमों को थोड़ा पीछे करते हुए बोली, देखिए सर, आप फिर से बदतमीजी कर रहे हैं। भूलिए मत, मैं अगर आप पर एक बार हाथ उठा सकती हूं तो मुझे दोबारा भी आप पर हाथ उठाते हुए कोई शर्म नहीं आएगी। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ गया। उसने एक झटके से आरोही का हाथ मोड़कर उसकी कमर पर लगा दिया। आरोही की एकदम से चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने उसका हाथ और कसते हुए कहा, अब बोलो, तुम मुझे कंपनी छोड़कर जाने की धमकी दे रही हो, मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे रही हो? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे ऐसी धमकी दे रही हो? समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़कियां हर दूसरे दिन मेरी बाहों में आने के लिए मरी जा रही होती हैं, और तुम हो कि आरोही जिसके हाथ में दर्द हो रहा था। उसने अपने मुंह से एक आह निकालते हुए कहा, देखिए सर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। आरोही लड़खड़ाकर थोड़ा सा आगे जाकर टेबल से टकराई और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। तभी केबिन का दरवाजा एक झटके से खुला और अमन अंदर आया। उसे देखते ही आरोही और सिद्धार्थ हैरान रह गए।
अमन अपनी टेबल पर बैठा कुछ कर रहा था कि तभी उसने मनोज से सुना कि सिद्धार्थ ने आरोही को अपने केबिन में बुलाया है, इसीलिए वह मन ही मन परेशान हो गया। अमन सिद्धार्थ की सोच से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए जब आरोही को सिद्धार्थ के केबिन में काफी देर हो गई तो अमन से रुका नहीं गया। वो अपनी जगह से उठकर सिद्धार्थ के केबिन की तरफ चल दिया। अमन जब वहां पर पहुंचा तो उसने ग्लास डोर से ही झांक कर देखा कि सिद्धार्थ आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। यह देखकर अमन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो चुपके से अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि सिद्धार्थ ने आरोही का हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया था और इस दर्द से आरोही की आंखें भर आई थीं। ये देखकर जैसे अमन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि आरोही के कुछ कहते ही एक झटके के साथ सिद्धार्थ ने आरोही का हाथ छोड़ दिया। लेकिन अमन का गुस्सा इस समय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चला गया। उसे दरवाजे पर अचानक खड़ा देखकर एक पल के लिए आरोही और सिद्धार्थ दोनों ही डर गए। आरोही ने मन ही मन कहा, कहीं अमन ने जो कुछ भी अभी सिद्धार्थ ने उसके साथ किया, अगर वो सब देख लिया होगा तो क्या होगा। आरोही ने गुस्से से घूरकर सिद्धार्थ को देखा और केबिन से निकलते हुए बोली, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पर रख दिया है, मैं आज और अभी से ही आपकी जॉब छोड़ती हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल गई। आरोही को वहां से जाते देख अमन ने घूरकर सिद्धार्थ को देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए वह भी उसके पीछे पीछे निकल गया। वहीं खड़े सिद्धार्थ ने गुस्से से लात टेबल पर दे मारी और खुद से ही बोला, इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, यह खुद को समझती क्या है। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से बिना कुछ कहे एक आवाज आई, आज आपका काम जरूर हो जाएगा सर, डोंट वरी। सिद्धार्थ ने यह सुनकर बिना कुछ कहे फोन काट दिया और एक गहरी सांस लेते हुए उस लेटर को उठाया और अपनी नाक के पास लाते हुए उसे सूंघ कर बोला, क्या खुशबू है इस फूल की। उसने हाथ में लिए उस लेटर को अपनी मुट्ठी में दबाकर कहा, और आज इस फूल को मैं हमेशा के लिए कुचल दूंगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसकी आंखों में आरोही के लिए भूख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आरोही अपने केबिन में जाते हुए मन ही मन इस बात से डर रही थी कि कहीं अमन ने कुछ देख और सुन तो नहीं लिया है। तभी उसने अपना फोन देखा जिस पर अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन देखते ही आरोही सब कुछ भूलकर खुशी के मारे पागल हो गई। ये शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से आया एक मेल था जिसमें लिखा था कि उसे शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है और एक बहुत ही अच्छी जॉब पोजीशन उसे ऑफर की थी। यह देखकर आरोही मन ही मन बहुत खुश थी। तभी उसके फोन पर अदिति का फोन आया। अदिति ने फोन उठाते ही कहा, यार आरोही तुम कहाँ हो। आरोही ने जवाब में कहा, मैं ऑफिस में हूं, क्या हुआ। ये सुनकर अदिति बोली, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है। आज मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कैसा रहेगा अगर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच पर चलें तो। यह सुनकर आरोही ने कुछ देर सोचा और बोली, तुम तो ऑफिस के किसी काम से बाहर गई थी ना। ये सुनकर अदिति जवाब देते हुए बोली, हाँ लेकिन मेरा काम खत्म हो गया है और अब मैं वापस ऑफिस नहीं आना चाहती, इसीलिए बोल रही हूँ चलना है तो बोलो। यह सुनकर आरोही ने कुछ देर सोचा और मन ही मन बोली, शायद चारों तरफ के इस माहौल से बचने के लिए मुझे भी अदिति की बात मान लेनी चाहिए। फिर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है अदिति, मैं थोड़ी देर में तुम्हें मिलती हूँ, मेरे पास भी कुछ है तुम्हें बताने के लिए। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर में ही वो अपना सारा सामान समेटने के बाद अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वो भी ऑफिस से निकलकर अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच गई। अदिति वहीं पर उसका इंतजार कर रही थी। अदिति ने जब उसे एक बड़ा सा बॉक्स उठाकर लाते हुए देखा तो कंफ्यूज होकर अपनी कार से उतरते हुए बोली, इसमें क्या है। आरोही ने बिना उसकी बात का जवाब दिए हुए ही कहा, अरे पहले जल्दी से कार का पीछे वाला दरवाजा खोलो, बाद में अपने सवाल जवाब करती रहना। यह सुनकर अदिति ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। आरोही ने बॉक्स गाड़ी में रखा और उसे बता दिया कि उसने सिद्धार्थ की कंपनी छोड़ दी है और उसे एक नई जॉब भी मिल चुकी है। इसी के सेलिब्रेशन के लिए वो उसे आज लंच कराने के लिए ले जा रही है। यह सुनकर अदिति खुश हो गई। उन दोनों ने एक अच्छी सी जगह जाकर लंच किया और फिर वो वहां से निकलने लगी। तभी अदिति को याद आया कि वह अपना फोन अंदर ही भूल आई है। अदिति रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए बोली, आरोही शायद मैं अपना फोन अंदर ही भूल आई हूं, तुम रुको मैं अभी आती हूं। यह सुनकर आरोही ने कहा, ठीक है मैं पार्किंग में जा रही हूं। अदिति ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसे जवाब दिया और वहां से चली गई। आरोही भी नीचे पार्किंग की तरफ चली गई। पार्किंग काफी सुनसान थी, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
आरोही को थोड़ा अजीब लग रहा था। न जाने क्यों आज उसे अंदर ही अंदर एक डर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर किया और अदिति की कार के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वह चुपचाप अपना फोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगी ही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। आरोही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अचानक क्या हुआ और कुछ ही पलों में उसकी आंखें भारी होकर बंद हो गईं। तभी अदिति जो अभी लिफ्ट से बाहर आई थी, उसने किसी को आरोही को अपनी कार में डालते हुए देखा। वो जल्दी से भागते हुए आई और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? आरोही को आवाज लगाते हुए, आरोही आरोही उठो, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को बेहोश करने की? बिना रुके अदिति बस बोले जा रही थी। अदिति ने इतना कहा ही था कि तभी उनके एक आदमी ने उसके मुंह पर भी कुछ रख दिया और कुछ ही पलों में अदिति भी नींद के गहरे समंदर में जा गिरी। आरोही की आंखें जब खुली तो उन दोनों ने अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों किडनैप हो चुकी हैं। आरोही, जिसे होश आ चुका था, उसने इधर उधर अपनी आंखों को खोलते हुए देखा तो वही बदल में उसे अदिति दिखाई दी। अदिति को देखते ही उसने उसे जगाने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। उसके अंदर जैसे एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। उसने अपने हाथ पैरों को देखा जो पूरी तरह से बंधे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की अदिति को जगाने की, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अदिति अभी भी गहरी बेहोशी में थी। तभी किसी ने बाहर से उस कमरे का दरवाजा खोला। आरोही ने अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा तो सामने एक मोटा सा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर एक चोट का निशान जैसा लग रहा था। वह चलकर अंदर आया और उसके पीछे उसके दो आदमी भी अंदर आए। उस मोटे आदमी ने आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छा, तो इस लड़की के लिए हमें वह इतनी भारी कीमत मिली है। ये कहते हुए उसने आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो इसके लिए वह कीमत कुछ ज्यादा भी नहीं है। इसके लिए तो उस कीमत का दोगुना भी देता तो भी शायद कम ही होता। उसकी आवाज सुनकर अदिति भी अपने होश में आ गई थी। उसे होश में आते हुए देखकर उस आदमी ने अपने पीछे खड़े आदमी से पूछा, और यह दूसरी कौन है जिसे तुम उठा लाए हो? यह सुनकर उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, इस लड़की ने हमें इसको उठाते हुए देख लिया था। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए इसे भी उठा लाए। उनका बॉस मुस्कुराते हुए बोला, यह अच्छा किया तुम लोगों ने। लोगों की सेवा करते करते हम तो भूल ही जाते हैं कि भाई हम भी तो मर्द हैं, हमारी भी तो कुछ जरूरतें हैं। बड़े ही गंदे तरीके से आरोही और अदिति को घूरते हुए उसने यह बात कही और हंसते हुए वहां से चला गया। आरोही उसे जाते हुए देखकर अपने पैरों को पटकने की कोशिश करने लगी। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्यों और किसके कहने पर उसे यहां लाया गया। उसे छटपटाते देखकर वह आदमी रुका और उसने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, खोलो भाई, इसका मुंह खोलो। लड़की कुछ कहना चाहती है, पूछो। उसके कहने पर उसके एक आदमी ने नीचे झुककर आरोही के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही आरोही ने एक गहरी सांस ली और बोली, कौन हो तुम और क्यों किडनैप किया है मुझे और मेरी दोस्त को? क्या चाहते हो? ये सुनकर वह मोटा आदमी थोड़ा सा आरोही के करीब आया और उसे सूंघने लगा। ये देखकर आरोही डर गई। उसके चेहरे पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव थे। उसकी खुशबू लेने के बाद उस आदमी ने थोड़ा सा दूर हटकर कहा, वैसे तो तेरी जैसी लड़की को किडनैप करने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें किसी ने तुम्हारी बहुत ही बढ़िया कीमत दी है। आरोही ने देखा कि इतना बोलकर वो आदमी चुप हो गया है, इसलिए वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, बताओ कौन है वो? किसके लिए तुमने ये किया है? किसने कीमत दी है तुम्हें ये करने के लिए? आरोही की आवाज सुनकर उस आदमी ने कहा, यह तो हमारे रूल्स के खिलाफ है, सॉरी, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। आरोही ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, देखिए, आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है और मैं आपको मुंह मांगे पैसे दे रही हूं। जितना आप कहें मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे और मेरी दोस्त को जाने दीजिए। यह आप सही नहीं कर रहे हैं, प्लीज। यह कहते हुए आरोही ने अदिति की तरफ देखा। अदिति को काफी देर के बाद होश आ गया था, लेकिन उसने अभी तक एक बार भी अपने आप को हिलाया तक नहीं था और न ही कुछ बोलने की कोशिश की थी। वह बस एकटक सामने खड़े आदमी को घूरे जा रही थी। आरोही ने वापस से अपनी नजरें उस आदमी पर करते हुए कहा, बोलिए, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं आपको पैसे देती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दीजिए। यह सुनकर वह आदमी कुछ सोच में पड़ गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब ये लिंक न्यू इंटरनेट